नमस्कार। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। ये शेर आजकल के नेताओं पे बड़ा सटीक बैठता है। चुनाव आते हैं, लुभावने वादे किए जाते हैं, फिर जीत कर सरकार बनाते हैं और वो भूल जाते हैं कि आखिर किन वादों ने उन्हें जन्मत दिलवाया था। उनकी राजनीति अक्सर मुद्दों से भटकती नजर आती है। फिर से चुनाव आने वाले हैं और सभी दल फिर से अपने अपने स्तर पर जनता को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जगत उन्हें करनी भी चाहिए। सत्ता सबको ही प्रिय होती है, जो राजनीतिक दल होते हैं उनका मकसद भी यही होता है। लेकिन हमारे भी कुछ विवेक होना चाहिए, कुछ हमारी भी जानकारियां होनी चाहिए। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो यही है कि मुद्दों से भटकती राजनीति, कि राजनीति किस तरह से मुद्दों से भटक जाती है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सब लोगों से मैं ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इस बार जब भी आप वोट देने जाएं तो इतना जरूर याद रखिएगा कि एक देश में कई धर्म होते हैं, कई दल होते हैं और देश उन सबसे बड़ा होता है। देश की तरक्की, समृद्धि, वहाँ के अमन की बात करूँ, अमन है, चैन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, प्यार है और सौहार्द है, इन बातों पर निर्भर करती है। और आपको जो ये सब दे सके इस बार उसे ही चुनिएगा, क्योंकि बात देश की है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का मैं सुनील नारनूलिया इस मंच के ऊपर हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय जो निकाला और इस चर्चा का हिस्सा बनने का जो सौभाग्य दिया इस मंच को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ में जो अतिथि जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी। संजीव भानावत जी पत्रकारिता की अगर बात करें तो उन्होंने पूरी की पूरी एक खेप है वो तैयार कर दी है, जो उनके नक्शे कदम पे चल के न केवल आज पत्रकारिता की हम लोग बात करें बल्कि जो समाज है उसको भी बेहतर बनाने में साथ दे रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रोफेसर साहब की एक मैगजीन भी आती है, त्रैमासिक पत्रिका है कम्युनिकेशन टुडे के नाम से, उसका संपादकीय भी संभालते हैं और उसके जरिए भी कोशिश करते हैं कि देश में बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। दर्शकों, दूसरे अतिथि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अरुण शर्मा साहब। अरुण शर्मा जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। अरुण शर्मा जी हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की जो बातें हैं, उनके विचार हैं, उनको बखूबी रखते हैं और ये खुद उसके साथ साथ में बेहतर नागरिक भी हैं, जो अपने बातों के जरिए एक सुलझाने की कोशिश करते हैं उन गुत्थियों को जो उलझी हुई। अरुण जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रामलखन मीणा जी। रामलखन मीणा जी, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस मंच में हमारे साथ में। प्रोफेसर साहब, आम आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी की जो है उसके कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ में ये सिंडिकेट मेंबर भी हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, और समाज के हेतु जो कार्य होते हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। थैंक यू। और अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं निधीश गोयल साहब। निधीश गोयल साहब जम्बू टॉक्स के नाम से एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल चलाते हैं। उसके जरिए इनकी कोशिश ये रहती है भारत की सनातनी जो संस्कृति है उसको किस तरह से जागृत किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि भारत क्या था और आगे उसे क्या होना चाहिए, कौन सी खामियां रही जिनसे कि हम पीछे छूट गए और कैसे हम बेहतर खुद को बना सकते हैं। तो निधीश जी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको लेकर और लोगों की तरफ से बड़ी सराहनाएं मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है निधीश जी आपका। थैंक यू सुनील जी, सभी को नमस्ते, मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि चुनावी वर्ष है और चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां लग जाएंगी दूसरों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए और अपनी बातों को दूसरों के साथ में रखने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मैं निधीश जी से लेना चाहूँ। निधीश जी, आप सनातनी संस्कृति के वाहक भी हैं, उसे आगे उन परंपराओं आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं और बीजेपी की जो बातें उनसे किसी हद तक सहमत भी होते हैं। वैसे मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जम्बो टॉक्स के नाम से एक वैचारिकी मंथन का मंच है इनका, जिसके ऊपर ये विभिन्न बातों के ऊपर जिक्र करते हैं, सभी तथ्यों को लेने की कोशिश करते हैं। तो आज हम वही जानने की इनसे कोशिश करें। निधीश जी, पहला सवाल ये आता है कि हम जिस बीजेपी सरकार की सत्ता आज हम लोग देख रहे हैं केंद्र के अंदर, वो सरकार शुरू हुई थी महंगाई के नाम पर, रोजगार के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, और अब 2024 के चुनाव आने वाले हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं
कि किस तरह से इस चीज को धर्म की तरफ मोड़ दिया जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार अपनी बात को समझाने में असफल रही कि अब उन्हें लगता है कि धर्म ही एक सहारा बचा है कि हम उन पुराने मुद्दों को छोड़ दें और ये नया मुद्दा पकड़ लिया जाए? नमस्कार। पहले सुनील जी, आपको इस मंच पर मुझे स्थान देने के लिए और हमारे जो गुरुजन बैठे हैं, संजीव सर को मेरा प्रणाम करूंगा। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है सर, और बहुत अच्छा लगा है कि आई एम ऑब्लाइज्ड टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद यू। और अरुण जी, रामलखन जी, आप सभी को नमस्ते। मैं पहली बार या दूसरी बार इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, सुनील जी ने निमंत्रित किया। देखिए, पहले आज का जो एक फर्स्टली हमें जो समझना चाहिए ना, द डिफरेंस बिटवीन राजनीति एंड पॉलिटिक्स। देखिए, ये दोनों टर्म्स ही अलग अलग हैं। हम जब अब जैसे आपने कहा कि जितने धर्म है या कुछ, आप जब टर्म्स को लेंगे, नाउन्स जो है वो उनको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। धर्म धर्म रहेगा, रिलीजन रिलीजन रहेगा, मजहब मजहब रहेगा। आप इन तीनों को जब एक खांचे में डालेंगे तब गड़बड़ होता है। ठीक वैसे राजनीति और पॉलिटिक्स, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट राजनीति, तो आपको चाणक्य की बात करनी पड़ेगी, आपको विदुर नीति की बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको सूत पुत्र आर्य सुमंत की बात करनी पड़ेगी। आर्य सुमंत का परिचय आप लोगों से होगा। रामानंद सागर की रामायण आप लोगों ने देखी होगी। तो भगवान श्री राम भी दशरथ जी के महल में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं पा सकते थे जितनी आसानी से आर्य सुमंत। अब वो आर्य कौन थे? वो आर्य सुमंत कहते हैं, लेकिन वो भी सूत पुत्र थे। तो समझ लीजिएगा कि सनातन संस्कृति की परिभाषा किस डोर से निकली है। हम उस सूत पुत्र को, जिसके हम कहते हैं आज, कोई उसे एससी में कहे, कोई एसटी में कहे, व्हाटएवर इट इज लाइक, लेकिन हमारा इतिहास कहां से आता है? जब तक आप रामायण और महाभारत को इतिहास मान करके वहां से चीजों को लेने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ठीक होगा नहीं। नाउ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो सब आपको मैकियावेली की बात करनी पड़ेगी। मैकियावेली कब से? 14th सेंचुरी से। मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली कहता है कि आपको अगर प्रजा शासन करना है तो जनता का शोषण करके भी राजा शासन करे तो करे। आप भारत के चाणक्य, जो 3000 वर्ष पुराना इतिहास है, वहां से शिक्षा नहीं लेना चाहते, वो राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन आज भी आप राजनीति विज्ञान में 14th सेंचुरी के इटली के मैकियावेली को पढ़ाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस समय कोई भी सरकार हो, 1947 से लेकर के अब तक राजनीति नहीं कर रहे सर। पहली बात ये समझें कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस दिन राजनीति करने लगेंगे, बात देश की है, देश बदल जाएगा। तो पहली बात ये है। उसके बाद में मैं, अगर आप अभी मुझे मौका देते हैं तो जी मैं जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल, आपके सब वही सवाल था। मेरा सवाल यथावत है कि जो सरकार शुरू हुई थी, चलिए हम तो बात करते हैं कि पॉलिटिक्स से ही मान लेते हैं कि वो बात कर रही थी रोजगार की, वो बात कर रही थी महंगाई की, वो बात कर रही थी शिक्षा की, इन चीज़ों की बात कर रही थी। आज वो चीज़ें तो पीछे छूट गई हैं, ना वो रोजगार उतने मुहैया हो पाए, ना और जो चीज़ें हो पाई। बात आके अटक गई है धर्म के ऊपर। तो आज हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं जिनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ वहीं पे सीमित रहना चाहूंगा। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि हम उन चीजों को छोड़कर एक नया ही चीज लेकर आ रहे हैं कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में है? देखिए, कोई खतरे में, या फिर अगर खतरे में होता ना, पहली बात तो मैं इसे मानता नहीं हूँ कि हिंदू खतरे में है या व्हाटएवर इट इज लाइक। मेरे लिए ये टर्म गलत है, क्योंकि अगर इस देश में आज भी 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर हिंदू हैं, तो मैं तो ये मानता ही नहीं कि है ना, भारत जो कहा जाता है कि भारत गुलाम रहा। मैं एक प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज है, उनकी बड़ी एक चर्चित पुस्तक है कि कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। उसको पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भारत का इतिहास किस तरीके का इतिहास रहा है। ये 1947 के बाद में नैरेटिव सेट किया गया कि भारत गुलाम रहा, भारत पराधीन रहा, वी वर द स्लेविंग कंट्री। ऐसा हुआ नहीं। और अगर इतना खतरे में हम लोग होते तो फिर 100 करोड़ बचते ही नहीं साहब आज। और ये जो कहा जाता है ना, इवन मैं इस बात से भी गुरेज नहीं करता कि विश्व में 100-125 कंट्रीज जो हैं ईसाइयों की हैं, 57 देश जो हैं वो मुसलमानों के हैं, भारत का केवल एक देश बचा है। एक देश 100 करोड़ की आबादी वाला, इससे ज्यादा हिंदू आबादी वाला, एक ही जगह पर आप हैं। ये छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। इसलिए हिंदू खतरे में है, इस बात को तो मैं नहीं मानता। लोग अपनी पॉलिटिक्स के जरिए कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, ये जो चीज है ना कि भारत की पॉलिटिक्स जो है वो लहर के ऊपर सवार होकर के आती है। कोई ना कोई लहर आती है, उसके ऊपर सवार होकर आती है। इसलिए अभी भी वो बदली नहीं है। इसलिए हम कहें कि कारण क्या है उसको गिनाने का प्रयास करें, उसकी जगह हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि अभी इसके मूल में क्या है। हमें अपने इतिहास के बारे में, देखिए, इतिहास से जो सबक नहीं लेता ना, वो खुद इतिहास हो जाता है। तो तो चलिए, मूल आप में क्या है वो बताइए, मूल में क्या है इसके? तो मुद्दे से क्यों भटक रही है वो? मैं उनकी वही बात बात क्यों कर रहा नहीं हूँ, मैं कर वही रही? बात कर रहा हूँ कि आपको ये मालूम ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ या किसी और से कहूँ कि आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में मुझे 5 मिनट बोलिए, तो कितना लोग क्या बोलेंगे
कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। एक माउजर की बात आती है, अल्फ्रेड पाक की बात आती है, 2-4 इंसिडेंट्स के अलावा पांचवा इंसिडेंट कोई बता पाता है क्या? क्यों नहीं बता पाता? ही वॉज अ मैन जो पूरे क्रांतिकारी आंदोलन का एक तरीके से जनक था, उसके बारे में आपको नहीं पता। खुदीराम बोस के बारे में आपको नहीं पता, आपको बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में नहीं पता, आपको उन ऐसे चर्चित चेहरों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले छत्रपति हो गए थे क्या, या महाराणा प्रताप अकेले महाराणा प्रताप हो गए थे क्या? उसके पीछे कितने लोग खड़े थे, उनमें से किसी एक के बारे में हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? जब तक नहीं पता होगा, लोग जो आपके सर पे राज कर रहे हैं वैसे ही राज करेंगे। और ये शुरुआत देखिए, 9 साल मैं किसी को ये नहीं देता कि ठीक है 9 साल में आपकी सरकार होगी, बहुमत से होगी। मैं ना बीजेपी की बात करता हूँ ना कांग्रेस की बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ हाँ 8-10 साल कोई बहुत बड़ा, छोटा टेन्योर नहीं होता तो बहुत बड़ा टेन्योर भी नहीं होता। ये बात आपको शुरू करनी पड़ेगी तो 1885 से शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद में 1920 पे जाना पड़ेगा, फिर 1947 पे जाना पड़ेगा। रूट्स तो आपको तब ही समझ में आएंगे, अदरवाइज आप सोच के देखिए कि 1947 में जब इस देश में केवल एक पार्टी का राज हुआ करता था, क्षेत्रीय दल भी नहीं थे, कोई राष्ट्रीय दल भी नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ? कुछ तो गलत हुआ होगा वहीं से, जहां की उसके जिसके बाद में ये सब घटनाएं शुरू हुई। ये मूल की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो मूल हमको वहां जाना पड़ेगा, अदरवाइज पॉलिटिक्स तो लहर पे सवार होकर के जाएगी और जहां जो फायदा दिखेगा, अभी अभी राजस्थान में देख लीजिए, अशोक गहलोत जी का जहाँ फायदा है अशोक गहलोत जी वहां पर है, सचिन पायलट का जहाँ फायदा है सचिन पायलट वहां पर है, वसुंधरा राजे का फायदा है तो वो अब 4 साल बाद में जो है वो दिखने लग गई है। तो ये तो चलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारी बात लहर की है, लहर जिस तरफ चलती है उसी तरफ राजनीति दौड़ने लग जाती है। तो चलिए अरुण जी, आपके खाते में निधीश ने एक सवाल छोड़ दिया है कि अशोक गहलोत साहब हैं, वो भी अपनी एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो भी अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में अक्सर राजनीतिक दल होते हैं वो घोषणाएं कर रहे होते हैं, करते ही। अभी बीजेपी की बारी आएगी, वो भी करेगी, सभी करते हैं इसी तरह की। लेकिन इसका कौन ख्याल रखेगा कि अगर मान लीजिए सत्ता से वो सरकार पूरे हो जाती है तो आने वाले दल पर उन घोषणाओं का क्या फर्क पड़ेगा? पहला सवाल तो ये भी निकल कर आता है कि क्या सिर्फ वोट लेने के लिए हम किसी भी स्तर तक जाके घोषणाएं करने के अधिकारी हैं कि हम कोई भी मुद्दे उनके सामने खड़े कर दें, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग ना करें, चाहे उसके लिए हमें ऋण ही क्यों ना लेना पड़े? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सुनील जी, थैंक यू वेरी मच अगेन। इससे पहले कि मैं आपकी अशोक गहलोत जी की पिछले इस कार्यकाल की या आपका जो कह रहे हैं 6 महीने में घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं उस पर कुछ कमेंट करूं, मुझे लगता है सुनील जी आपके चैनल पे आपने हालांकि मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है जो मैं हूं, लेकिन आई कैन अफोर्ड टू बी कैंडिड और जो मैं समझ पा रहा हूं स्थिति को मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उसमें थोड़ा मैं बायस्ड हो जाऊं, लेकिन फिर भी काफी ईमानदारी बरतते हुए मैं कुछ बात खोल के रखना चाहता हूं। जी जरूर सर। देखिए सुनील जी, पिछले 9-10 साल से, स्पेशली पिछले 9-10 साल से, वैसे तो अभी गोयल साहब ने जिक्र किया कि ये तो 47 तक बात चली जाएगी, उससे पहले तक चली जाएगी, बात सही है, लेकिन पिछले 9 साल में बहुत कुछ बदला है इस देश में और सारे तौर तरीके बदले हैं, प्रचार के तरीके बदले हैं, सरकार कैसे चलनी है वो तरीके बदले हैं, पक्ष विपक्ष के क्या संबंध रहे, कमाल का बदलाव है। मतलब ये वही देश है जिसमें हमने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने को नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी, नरसिम्हा राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में भेजा। मेरे स्मृति में ऐसे भी कई फोटोग्राफ्स हैं जिसमें सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज बिल्कुल आलिंगन बद्ध हैं, वो जब वुमेन रिजर्वेशन का मामला चला था। मेरा मतलब बहुत एक दूसरे से इज्जत से पेश आए हैं, सरकारें कैसी भी हों। कोई एक जमाना था, आपको शायद याद भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य होते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन तब भी एक सम्मान था विपक्ष का जो हमने हमेशा दिया। हमने बहुत ध्यान से आडवाणी जियों को सुना, वाजपेयी जियों को सुना, सुषमा जी को सुना, हमने उनका उपहास नहीं उड़ाया, उनको बिल्कुल दुश्मन नहीं माना,
पर पिछले 9 साल से ये विश्व इतिहास में शायद पहली घटना है कि जो इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर है वो ये घोषणा करते हुए आए कि मुझे कांग्रेस मुक्त, देश को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। नहीं, उपहास वो के बारे में कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली प्रश्न मुक्त भारत चाहते हैं। और धीरे धीरे आप हम सब की नागरिकता का हनन करते हुए उनकी मुराद तो ये है बिल्कुल आज्ञा पालक प्रजा में कन्वर्ट हो जाएं। काफी हद तक वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया का दोहन इस बार किया गया है और जो कॉम्बिनेशन बैठा है, मतलब मीडिया में आप अगर नेशनल चैनल्स की बात करें, उनके सिर्फ गूगल करके मालिकों के नाम और एड्रेस ढूंढ लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब कुछ सेठों ने, जिनको आप सब जानते हैं, चैनल्स को खरीद लिया है, सुबह एजेंडा दे दिया जाता है, वो रात तक चलता है, और ये सब हम सबके सामने। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना बहुत दुर्गम काम है, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ न केवल बढ़िया संगठन है, वेल ऑयल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपने पिछले 9 साल में, किसी दिन लगेगा ये हिसाब, पिछले 9 साल में कितनी हजार चुनाव रैलियां की हैं और उन चुनाव रैलियों में कितने हजार घंटे कांग्रेस को कोसा है, जिसकी 52 सीट हैं, कभी पिछली बार तो और भी कम थी शायद, और कहने को उपहास उड़ाते ही हैं ये, लेकिन फिर भी सारा टाइम कांग्रेस को दिया है इन्होंने। ये मतलब नेहरू जी को नहीं छोड़ने को तैयार, इंदिरा जी को नहीं छोड़ते हैं, किस तरीके से उपहास इनने विपक्ष का उड़ाया है। लेकिन अब जैसे जैसे अनफोल्ड होता जा रहा है, इनकी सारी ताकतों के बावजूद, मतलब सेंट्रल एजेंसीज का जो दुरुपयोग पहले भी होता था, मैं मानता हूं, स्केल और मैग्नीट्यूड देखिए आप, वो मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट सुनील जी हाफ रहा है, इतने इंटरवेंशन अभूतपूर्व हैं। पिछले सालों जितनी बार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा है, वो चाहे वैक्सीन की रेट ठीक करवानी हो, वैक्सीन मुफ्त करवानी हो, आपको याद होगा भरे कोविड में भी 3-3 रेटें प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की थी कि बुड्ढों की अलग रेट है, जवानों को राज्य सरकारें देंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल की ये रेट होगी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है, उन्होंने इंटरवीन किया, पत्रकारों को छुड़वाए तो सुप्रीम कोर्ट छुड़वाए, पहलवान महिलाओं की एफआईआर दर्ज करवाए तो सुप्रीम कोर्ट दर्ज कराए, ईडी के एक्सटेंशन 3 बार 3 साल से लगातार, क्योंकि काम का ईडी डायरेक्टर है, तो उसका इंटरवेंशन अभी लेटेस्ट उनको 31 जुलाई को खाली करने को कहा है पोस्ट। मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में चुनाव लड़ना इसलिए आसान नहीं है, किस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से तोड़फोड़ की जाती है। एक लंबी फहरिस्त है पिछले कुछ सालों में कि एक चुनी हुई सरकार, जनाधार जिसका है और जीती है वो इलेक्शन में, वो चाहे महाराष्ट्र का बात हो, चाहे कर्नाटका की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, गोवा की हो, नॉर्थ ईस्ट का एक अजीब तमाशा है, उसकी जीत पे भी कई क्विंटल फूल प्रधानमंत्री पे बरसाए गए थे, अभी मैंने नोट किया। वो कोई जीत भी नहीं होती, वो अरेंजमेंट है एक। इनकी तो वहां वो भी सरकारें हैं जिनमें 2 एमएलए हैं, लेकिन अब आप देख लीजिए उसका हश्र देख लीजिए, मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, किसी को फुर्सत है प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में कुछ बात करने की? लेकिन उम्मीद यही है सुनील जी कि जो जनता का सैलाब एक बार उफनता है, भारतीय पेशेंस का मुकाबला नहीं, हमारा धैर्य विश्व में माना जाता होगा, कमाल के धैर्यवान लोग हैं हम, लेकिन एक बार जब अति हो जाती है और वो सैलाब उमड़ता है, उसके छोटे छोटे नमूने अभी हमने कर्नाटका में देखे, मतलब वहां बीजेपी नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। कितनी रैलियां की उन्होंने? 21। कितने रोड शो किए, और इलेक्शन कमीशन वगैरह सब
आगे की जेब में है और बटन बंद है, उनसे पूछ के डेटें निर्धारित होती हैं, कितने चरण में, कौन से बंगाल में 7 चरण होंगे, कहाँ 4 होंगे। जब सारी घोषणाएं हो जाएं तो वो तारीख तय की जाती हैं। आई मीन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन थी, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और ये सब मिला के। लेकिन हमने एक नजारा भी कर्नाटका में देखा, उससे पहले हिमाचल में देखा। एक बार जब जनता ठान लेती है तो ये सब निरुत्तर हो जाते हैं। तो राजनीति में मुद्दे भटकाने का, वैसे तो नाम से ही राजनीति ऐसी है जहां पहले कभी गरीबी हटाओ की भी बातें हुई थी, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन अभी तो स्पेशलाइजेशन है। मतलब आप चुनाव जीत के आएंगे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की वादे पे, आप चुनाव जीत के आएंगे 200 चमकते हुए स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे, आप चुनाव जीत के आएंगे 100 दिन के अंदर अंदर भारत के बाहर जितना भी काला धन है वो वापस लाने के हिसाब से, आप चुनाव जीत के आएंगे बहुत हुई महंगाई की मार, अब के बाहर तो ये सरकार। लेकिन आप नतीजे देखिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो फ्यूल की लूट है पिछले कुछ सालों से चल रही है लगातार, मतलब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है, सभी लोग उससे प्रताड़ित हैं। अकेले हम हैं जिनने फायदा उठाया। रशिया से हम तेल लेते हैं सस्ते भाव पे, यहाँ रिफाइनरी में जो अंबानी साहब की उद्योग है उसमें रिफाइन हो रहा है रिकॉर्ड ऑयल और एक्सपोर्ट हो रहा है। आप दुनिया भर के काम कर रहे हो, भारत की वो जनता जो अब भी काफी गरीब जनता है यहाँ, मतलब ये फ्लाईओवर्स और ये नई रेलें जो चल रही हैं जिसमें सवारी कम बैठ मिल रही हैं इनको, उसके बावजूद एक भारत अब भी है जो बहुत अभावों में रह रहा है, उसका जीना मुश्किल है, महंगाई गजब की कमर तोड़ है। तो ये वो पीरियड है मेरे ख्याल में, मुद्दों पे इलेक्शन होने चाहिए, आदर्श बात है। लेकिन दुर्भाग्य है एन वक्त पे मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। और जैसा आप लोगों ने भी इशारे किए, मतलब लास्ट रिसोर्ट तो हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान यहाँ इस देश में कोई ऐसी समस्या नहीं रही। इनको हिंदू खतरे में लगता है, मुझे हिंदू भूखा लगता है, बेरोजगार लगता है, बदहाली में रहता हुआ लगता है, अपना अपना नजरिया है। तो आप अंत पे बजरंगबली पे आ जाओ। देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कि बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाइए, देश का प्रधानमंत्री कहे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे इस बार वोट डालिए, तो मुद्दे कहां से आएंगे? चलिए, तो मुद्दे भटकाने का स्पेशलाइजेशन चल रहा है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सब ठीक होगा, लोग मुड़ के आते ही हैं। हम आज्ञा पालक प्रजा बनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कोशिश जरूर करेंगे चाहे कितने भी ताकतवर हों शासक आज के। नहीं, बिल्कुल वो तो सही बात रही। जिनको सत्ताओं पे गुरूर रहा है वो सब लोग जाते भी रहे, आते भी रहे। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि जो आज लोग नजर आ रहे हैं वो कभी जाएंगे नहीं, वो लौट कर भी यहाँ चले भी जाएंगे और फिर नए लोग भी आएंगे। ये सारी बातें तो चलती ही रहती है। लेकिन अब मैं अगला सवाल यहाँ पे राम लखन जी से लेना चाहूँगा। राम लखन जी का सवाल ये भी आता है कि चुनावी वर्ष के अंदर उसके आगे पीछे सत्ता बनाने की जब बात आती है तो दलों के अंदर फेरबदली बहुत होती है, खरीद फरोख्त बहुत होती है। और आप अगर मैं बात करूँ राजनीति की तो उसके अंदर दलितों का एक बड़ा समूह है जो कहीं किसी न किसी तरह से राजनीति को बड़ी तरह से प्रभावित करता है। और आप भी आज एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो कि एक दलित संगठनों की अगुवाई की बात करता है, उनके भले की बात करता है, उनके हित की बात करता है। तो चाहे हम बीएसपी की बात करें या फिर आज हम आपकी आज़ाद समाज पार्टी उसकी बात करें, बात शुरू होती है दलितों के उत्थान को लेकर के। दलितों के उत्थान की हम लोग बात करेंगे और हम एक नारा लगाते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम अपनी सरकार खड़ी करेंगे और चीज़ें खड़ी करेंगे। लेकिन हम लोग फिर बाद में क्या देखते हैं कि उन्हीं ब्राह्मणवाद, जिन मनुवादी आप कह रहे हैं, जिन ब्राह्मणवादी आप कह रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ में मिलकर आप संगठन बनाते हैं और अपनी सत्ता बनाते हैं। पहले भी ये सारी चीज़ें ऐसे होती आई हैं और उम्मीद यही की जाती है कि अगर लोग नहीं सुधरे तो आगे भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो इसके पीछे कहाँ तक क्या नैतिकता बच जाती है?
बहुत बहुत धन्यवाद का आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे पे एक टॉक रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छे मुद्दे पे टॉक रखा है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल आ रही है। जी बोलिए राम लखन जी, आ रही है? बहुत धन्यवाद, आप हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। एक बहुत अच्छे मुद्दे पे टॉक रखा। और मेरा आपसे अनुरोध है जो, हाँ बोल रहा हूँ, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये कांग्रेस बीजेपी जो अभी शुरुआती दौर से इस पूरे डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रही है, इनको कंट्रोल करिएगा। ये बेनलगाम के घोड़े हैं। ये देश सिंधु घाटी सभ्यता का देश है। ये देश सिंधु घाटी सभ्यता का देश है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो ले जाके ले गए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे, इनकी कथनी और करनी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। और ये मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, आरोप तो मुख्य जो वो हमको बात करनी चाहिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की। ज्योतिबा फूले जी ने मां सावित्रीबाई फूले के साथ मिल करके वो निरक्षर जैसे हैं। पढ़े लिखे लोगों की भी जो है, इन्होंने जो है इनके जो करिकुलम देख लीजिए, इनका कोई बदलाव नहीं है। ये जो कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं वो इस देश को इन्होंने जो चीज रखी है वो, और अब तो एक नया दौर चालू हो गया। इन्होंने भ्रष्टाचार का सरकारीकरण कर दिया, मुफ्त योजनाओं। राम लखन जी, मुझे लग रहा है आपकी तरफ इंटरनेट की गहलोत जी की बात करते हैं तो वो भी बड़ी बड़ी योजनाएं लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, पर आप उसकी वास्तविकता में देखिए, कितने स्कूलों में आज टीचर हैं, कितने कॉलेजों में आज टीचर हैं, कितने कॉलेजों में आज लेबोरेटरीज हैं, कितने स्कूलों में आज बिल्डिंग है। और मैं तो ये कहूंगा, आप जो शिक्षा का जो इन्होंने जो जिस तरीके से नाश किया है, दोनों ने मिल करके, मैं एक ही बात नहीं कहता हूं, दोनों ने मिल करके इन्होंने पूरे देश का नाश कर दिया। जहां तक आप बात कर रहे हैं दलित मूवमेंट की, देखिए दलित मूवमेंट आज का नहीं है। दलित मूवमेंट ज्योतिबा फूले जी के टाइम से दलित मूवमेंट चल रहा है। और दलित मूवमेंट आखिरकार चला क्यों? दलितों ने, आदिवासियों ने, और मैं तो कहूं इस पूरे देश ने लगभग 50 साल तक कांग्रेस पे विश्वास किया। उस कांग्रेस ने क्या किया? उसके बाद कुछ छोटे मोटे दलों की सरकारें आई, उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि की। उसके बाद 8-9 साल से हम मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? 15 लाख खातों में दूंगा, इतनी स्मार्ट सिटीज दूंगा, और किया क्या? रफाल का घोटाला किया क्या? अडानी जी है वो रिचेस्ट होते जा रहे हैं, और 80 करोड़ राशन बांटने की बात को ये पीठ थपथपा रहे हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जो है वो लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है। हमको लोकतंत्र की वास्तविक उस पर पहुंचना होगा, जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा, जिसको कांग्रेस भूल गई है, और महात्मा गांधी को कांग्रेस भूल गई है, बीजेपी भुला रही है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने जिसकी जरूरतें पूरी करती हो, क्या इनकी नीतियां महात्मा गांधी को आधार पे बनी हुई है? इस देश में राम लखन जी, मुझे लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा बाधित हो रहा था, आप अपना कैमरा बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये संविधान पे विश्वास है, वो हिटलर शायद। राम लखन जी, मुझे लग रहा है आपकी बैंडविड्थ कम आ रही है, तो अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, उससे ठीक रहेगा, फिर आपकी आवाज मुद्दों पे घेरने का और उसको काउंटर करने का। राम लखन जी, आपकी तरफ से इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, जिससे कि आपकी अभी ताजा के बाद 92,000 एकड़ जमीन जो आदिवासियों की, गैर आदिवासियों को दे दी गई।
और आज बीजेपी के ऊपर कांग्रेस सवाल उठा रही है मध्य प्रदेश की विधानसभा में। रामलखन जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने कैमरे ऑफ कर लें जिससे कि आपकी आवाज हम तक साफ आ सके। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, शायद बैंडविड्थ की इशू है आपके साथ में, तो कैमरा ऑफ कर लें प्लीज, जिसकी आवाज हमें आती रहे आपकी। गिरा दिया हिटलर का मुर्गे की आपको कहानी का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो इस देश के गरीबों को, दलितों को आप ये कहें कि केवल बीजेपी धर्म के नाम पे लड़ा, कांग्रेस ने भी वही कि आप ये जो बातें करते हैं धर्म की, ये कहते हैं कि इस देश में 125 करोड़ हिंदू है। मैं कहता हूं इस देश में जो है आप 10 करोड़ हिंदू नहीं है। जो इस देश के दलित, इस देश में जैनों के साथ जो हो रहा है उसको आप बताइए, इस देश में क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा है उसको आप बताइए। इस देश में दोनों पार्टियां मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी मिलकर के नहीं रामलखन जी, ये सवाल मैं कांग्रेस से करूंगा, बीजेपी से इस करूंगा, देश आपसे जो को उसका सामना करना पड़े नहीं रहे तो हम दोबारा मुद्दे से भटके ना, उसमें बेहतर रहेगा। ये सवाल मुझे कांग्रेस से करना चाहिए, बीजेपी से करना चाहिए। मैं सवाल जिससे पूछा जाना चाहिए उसी से पूछूंगा। आपसे जो सवाल किया है वो बताइए आप तो, कि ऐसा क्यों होता है कि दलित संगठनों के अगुवाई करने वाले लोग अपनी सत्ता बनाने के लिए झट से उन लोगों के साथ गठबंधन कर लेते हैं जिनके विरोध में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों और दलों में नहीं होता है, वो बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में भी होता है। लेकिन दलित के बारे में कहा जाता है कि वो अशिक्षित है, उसे पता नहीं है, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ में। तो ऐसा नहीं लगता है कि भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, आप अपना कैमरा ऑफ कर लें, कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपका नेट कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज एक बार। चलिए, मुझे लग रहा है रामलखन जी की नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो मैं संजीव जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। संजीव भानवत सर, एक सवाल आता है जी कि जब भी हम बात करते हैं, सरकार की बात कर रहे होते हैं, जब सियासत की बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ क्या होती है कि बैठ के जिक्र करने बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग बैठे हुए हैं और बातें करते रहेंगे, सब ठीक है कि ऐसा होना चाहिए। आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो आप इसे कैमरा ऑफ कर लें प्लीज, अपना कैमरा है ना उसे बंद कर लें। लेकिन जब बात सियासत में भाग लेने की आती है कि साहब इस चीज़ को बदलेगा कौन, बदलने के लिए बाहर से कोई लोग आएंगे नहीं, बदलने वाले तो आप और हम जनता ही होगी जो कि चुनाव करेगी। सही लोग कौन हैं, किस तरह से उसी का जो चुनाव करे सही जगह लेकर आएंगे, उन्हीं लोगों को तो करना चाहिए। लेकिन अब होता है कि जब भी ऐसी बात आती है तो वो अपने आप को साइड के अंदर रख लेते हैं कि नहीं भैया, हमें सियासत से मतलब नहीं है, हमें दूर रखो। जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की कि वह सही इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं, ये समस्या है। और इसको आप ऐसा देखिए और इस लिहाज से आपको ढलना चाहिए। वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और इस बार हम देख ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, सरकारें भी सोशल मीडिया की तरफ रुख कर रही हैं और जो चीजें हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं जो नैतिक जिम्मेदारी एक उसकी बनती, चैनल की बनती, पत्रकारों की बनती, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुद्दों से भटकने में बड़ा साथ देती है? यहाँ भटक जाइए आप, जब मुद्दे चलाने होते हैं तो सारी चीजें। आप कर्नाटक वाला आप देखिए, अभी जब चलानी थी कर्नाटक की न्यूज, उस वक्त वो धीरेन्द्र शास्त्री को दिखा रहे थे। बड़ा मुझे अफसोसजनक लगा कि मैं इस वक्त दिखाना क्या चाहिए और आप दिखा क्या रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा का एक अभियान छेड़ा है। और सबसे अधिक प्रसन्नता और संतोष की बात यह है कि वो आधे घंटे की जब टीवी डिबेट हम सुनते हैं तो आधे घंटे बाद हमें ये पता नहीं पड़ता है इसका निष्कर्ष क्या रहा। आपसी आरोप प्रत्यारोप, कभी कभार गाली गलौज और यदा कदा मारपीट तक के दृश्य भी वहां देखने को मिलते हैं। लेकिन आपने जिस धैर्य और धीरज के साथ इस पूरे वार्ता का, संवाद का संचालन किया, तो मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के विचारशील लोगों के साथ संवाद की प्रक्रिया होगी तो हम एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। रहा पत्रकारिता के दायित्व का प्रश्न, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि संविधान ने भले ही पत्रकारिता को चौथी सत्ता के रूप में
मान्यता न दी हो, लेकिन आम जनता ने उसको सम्मान देने के लिए, उसके इस महत्व को स्वीकार करने के लिए चौथी सत्ता के रूप में माना है और पत्रकारों को भी सम्मान दिया है। हम क्यों उन्हें किसी समारोह में सबसे आगे बिठाते हैं? क्यों हम उन्हें विशेष रियायतें दे रहे हैं? क्यों हम उन्हें मुफ्त में सरकार अपने साथ यात्राओं पे ले जाते हैं? आदि बहुत सारे प्रलोभन, जिसकी कई बार प्रेस काउंसिल की जो कमेटीज है उसने आलोचना तक की है कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज और सारी बात जो की गई। अभी जिसकी बात अरुण जी ने की कि किस तरह से मीडिया घराने कुछ बिजनेस हाउसेस के नियंत्रण में आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमारे यहाँ द्वितीय प्रेस कमीशन जब बना था, जब मिसेस गांधी ने उसे बनाया था, सॉरी मोरारजी की जब सरकार थी, लेकिन जब सरकार पलट गई फिर मिसेस गांधी ने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, और 84 में जब उसकी रिपोर्ट आती है तब उसने भी डीलिंग करने की बात की थी। तो जब कुछ विशेष घरानों के नियंत्रण में ये मीडिया हाउसेस आ जाएंगे तो वो अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बना सकते हैं, और शायद यही कारण है कि अब चाहे सत्ता किसी की भी हो, अधिकांश मीडिया हाउसेस कहीं न कहीं सत्ता की ओर उन्मुख होते दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से आजादी के इन 75 वर्षों में अनेक लोकतांत्रिक संस्थाओं में अवमूल्यन हुआ है, तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे लगता है कोई हिचक नहीं है कि पत्रकारिता में भी वो अवमूल्यन देखने को मिला है। ये सही है कि जैसे और क्षेत्रों में सब लोग भ्रष्ट या गलत नहीं हैं, ऐसे पत्रकारिता में भी हम सभी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अभी भी कुछ स्वतंत्र चेता या ऐसी मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले संपादक पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और कैमरे के माध्यम से कहीं बदलाव की दस्तक दी है। चुनौती हमारे सामने मुझे लगता है कि यह है, ये देश इतना विविध भाषी है, इतना बहुरंगी है कि वहां इतना गैप है कि कहीं वो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे साथ गोयल जी हैं जो हमारे विद्यार्थी भी रहे, मुझे पता नहीं हमारी उस वर्कशॉप, नीतीश गोयल जी हमारी वर्कशॉप में आए नहीं आए। जब हम हमारी ग्रामीण पत्रकारिता की कार्यशाला में जयपुर से 20-25 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, वहां उस विकास की स्थिति को देख करके लगता है कि देश अभी तक कितना पिछड़ा हुआ है। अभी तक वहां की, जयपुर के कुछ किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ, मैं उन सुदूर गांवों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी हमें टॉयलेट्स बनाने की बात करनी पड़ती है। आज भी कई बरसों तक दूरदर्शन पर एक विज्ञापन दिखाया जाता रहा कि खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा सूचना का अंतर है। वहां मुझे क्षमा करेंगे हमारे राजनीतिक बंधु, जहां आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बिक रहे हैं, अब लगता है कि कुछ प्रलोभन के आधार पर हमारे ये जो मतदाता है ये भी शायद बिकने लगेंगे। मुझे नहीं समझ में आता है, चाहे सरकार कोई भी हो, केंद्र से लेकर के राज्यों तक, मैं किसी विशेष सरकार की ओर संकेत नहीं कर रहा हूँ, जिस प्रकार से ये बंदरबाट शुरू हुई है मुफ्त योजनाओं की, ये अंततः तो आम आदमी का पैसा ही है, जो आयकर दाता है उसी का पैसा तो है। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। जब दुनिया ऑनलाइन की ओर जा रही है, वहां लाइनों में खड़े हो रहे हैं आप, आपके पास सारा डेटा है। यदि देना ही है, क्यों नहीं बिजली के दाम ही कम कर देते हैं आप, ये इस तरह लेकर प्रलोभन देकर के। लेकिन कहा गया है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब ये हो गया है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड इलेक्शन, क्योंकि हर पार्टी, और होना भी चाहिए जब चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, तो उसकी निगाहें सत्ता की ओर है। और सत्ता प्राप्ति के लिए ये न केन प्रकारेण जो हथकंडे अपनाने हैं वो अपनाएंगे। और पत्रकारिता, मुझे कभी कभी इस बात को लेकर के पीड़ा होती है कि इन मुद्दों पर जो प्रखरता से लिखा जाना चाहिए था, उस तरह का लेखन बहुत कम हो रहा है। एक दौर था जब हम इस तरह के डिस्कशंस में संपादकों को कोट करते थे कि आज राजेंद्र माथुर ने नवभारत टाइम्स में ये लिखा, आज प्रभाष जोशी ने जनसत्ता में ये लिखा, आज गिरिलाल जैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लिखा, या अरुण शौरी ने ये लिखा, इस तरह इंडियन एक्सप्रेस। तो ये सब चीजें कहाँ चली गई? वो संपादकीय संस्था नाम की जो एक पवित्र संस्था थी, उसका किस तरह से अवमूल्यन हो रहा है। अब जिस तरह से डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ है, मुझे लगता है कि ये, जब सिटीजन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, आप जैसे युवा पत्रकार अपने इन चैनल के माध्यम से भी अलग जगाएंगे, और इसकी पहुंच भी, क्योंकि अब अखबार की वो उत्सुकता नहीं है सुबह सुबह जो उठते ही हम अंदर बाहर घर के आते थे उस अखबार की प्रतीक्षा में या चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको सारी चीजें, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट सब कुछ मिल जाता है।
जब हम रात को सोते हैं तब तक हमारे पास सारी घटनाओं की जानकारी होती है, तो उत्सुकता का भाव नहीं है। बाढ़ के दृश्य हमें सोशल मीडिया पर पहले ही दिख रहे हैं, तब जरूरत पड़ती है कि वो जो संपादक है उसकी लेखनी में कितनी ताकत है, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उसकी आशा आकांक्षा को, देश की इतनी बहुविध जनता जो है उसकी उस पीड़ा को कैसे व्यक्त कर पाता है, उसके उत्साह को कैसे व्यक्त कर पाता है। और मुझे लगता है ये हिंदू मुस्लिम देश की आम जनता में ये भेद नहीं है, ये राजनीतिज्ञों ने अपने हितों के लिए। तब मैंने अभी उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्षों पर एक वेबिनार किया, और जब मैं उसके बारे में देख रहा था, उर्दू का पहला अखबार हिंदू ने शुरू किया। अभी में कुछ रेफरेंसेस आए थे, हमारे अधिकांश जो नारे थे वो मुस्लिम बंधुओं ने दिए हैं। सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म रेखता को देख लीजिए, रेखता भी एक हिंदू चलाते हैं। हाँ, तो ये सोच कभी हमारे मन में नहीं आती है। हमारे मुस्लिम भी उतने ही अच्छे मित्र हैं, हमारे कई विद्यार्थी हैं, आज भी हमारे साथ पारिवारिक संबंध है। जब मैं कश्मीर गया, हमारी मुस्लिम विद्यार्थी है, और रमजान का समय था, रोजे का समय था, उनके परिवार में हम सब लोगों के लिए भोजन बनाया, भोजन करके आए। कहाँ कहाँ इस तरह का वैमनस्य है। तो मुझे लगता है जब हम कहीं हमारा लोकतंत्र परिपक्व होगा, हम देश की जनता में ये भाव पैदा कर सके, जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ये बात कही थी कि देश बड़ा है, देश सर्वोपरि है। क्यों नहीं 75 साल में हम, आपने ब्रिज की बात की, अरुण जी बात कर रहे थे, ब्रिज बनाए, एक ब्रिज बनता है, अगली बारिश में टूट जाता है। किस पर कार्रवाई है? आप कल्पना कीजिए, एक खड्डे में एक युवक या किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और प्रशासन, हमारी चाय का स्वाद भी खराब नहीं होता है। ये किस तरह का रोड टैक्स आप दे रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। आज सड़क बनती है, कल खोद दी जाती है। किसी भी जो उसका लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि अखबार नहीं लिख रहा है, लिख रहा है अखबार भी, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हो पाती है? हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि बरसों लग जाते हैं फैसला आने पर, तब तक वो व्यक्ति भुगतता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र अपनी भूमिका से पूरी तरह विमुख हो गए। समाचार पत्र कहीं ना कहीं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र की विद्रूपताओं पर कलम चला रहे हैं। हो सकता है कभी कभी वो प्रखरता नहीं हो, लेकिन देश की साक्षरता कितनी है, कितने लोग हैं जो अखबार अब पढ़ पा रहे हैं। आप आम आदमी की बात छोड़िए, अभी मैं फेसबुक पे हमारे एक मीडिया शिक्षक की पोस्ट देख रहा था, और स्वयं मैं तो देश के अनेक विश्वविद्यालयों में गया हूँ, वहां जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूँ, आपका आश्चर्य होगा, 80-90% विद्यार्थी अखबार नहीं पढ़ते हैं, सब डिजिटल माध्यमों पर आ गए हैं। मुझे लगता है उनका भाषा का संस्कार कैसा होगा, उनका उच्चारण किस तरह का होगा, कैसी पीढ़ी का हम निर्माण कर रहे हैं। आप डिजिटल लाइब्रेरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो जो अखबार के या किताब के पृष्ठ की खुशबू है, उसका एहसास हम भूलते जा रहे हैं। हम कितनी ही विरासत की बात करते रहें, लेकिन आज का जो समय है, हमें अब नए भारत का निर्माण करना है। हमारे नेताओं ने तो देश के लिए अपना बलिदान दिया ही दिया। हमारे देश के, चाहे गांधी की आप बात करें, बिना विज्ञापन के अखबार निकालने का सपना उस व्यक्ति ने देखा था। बहुत बड़ी बात है ये। तो अब बताइए आप, जब राजनीति में गांधी की हम कल्पना नहीं कर सके, तो शायद पत्रकारिता में भी भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्तित्वों की कल्पना करना, मुझे लगता है कि अब बहुत दूर की कोड़ी होगी। तो ऐसे दौर में यदि पत्रकारिता या इससे जुड़े हुए लोग यदि अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें, क्योंकि पत्रकार सब कुछ नहीं कर सकता, वो कलम लेकर के नहीं निकलेगा मैदान के अंदर। वो जो हमारे नीति निर्माता हैं, और डिजिटल माध्यम तो ऐसा एक माध्यम आ गया है कि आप देश के प्रधानमंत्री को क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, आप पीएमओ को सीधे ट्वीट कर सकते हैं, आप मंत्री को ट्वीट कर सकते हैं। वो दिन चले गए जब पहले से आपको सवाल दे दिए जाते हैं, आप सहमत नहीं हैं, बाढ़ आ जाती है लोगों के रिएक्शन की। अब पब्लिक, मुझे लगता है बहुत सारी चुनौतियां होंगी इस डिजिटल मीडिया के साथ। ये एक अलग विषय है जो अपने आप में पहले बहुत नहीं, लेकिन सुनील जी, जो वास्तविक लोकतंत्र है सूचनाओं का, जब आप कहते हैं कि आज लोकतंत्र के दौर में हम कैसे जनता को परिपक्व बनाएं या कैसे जानकारी दें, जब अखबार यदि अपनी टीवी डिबेट्स की तो मुझे लगता है बात करनी नहीं चाहिए, उनकी व्यूअरशिप धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। नई पीढ़ी तो ओटीटी पे शिफ्ट कर गई है, वो नेटफ्लिक्स और प्राइम अमेज़न है, वो उसकी तरफ ज्यादा उन्मुख हो गई है। वहाँ उनकी जो क्वालिटी है उस तक शायद हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब मुद्दा आता है अखबार वाला, जो है जो प्रिंट मीडिया है, मुझे लगता है कि उसकी कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और साख बनी हुई है, और विशेषकर कोविड में वो हुई थी। लेकिन अब ये जो डिजिटल मीडिया है, मुझे लगता है कि व्यक्ति वहां कहीं एक विकल्प देख रहा है, और जब इस प्रकार के समर्थ और कल्पनाशील रचनाकार या मीडिया कर्मी, सिटीजन जर्नलिस्ट जब इनके साथ जुड़ेंगे, तब शायद
वो जिस बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, जिस जागरूकता की आप बात कर रहे हैं, या वो जो चुने हुए प्रतिनिधि जो वादे करके आए थे, क्योंकि ये दौर भी शुरू हुआ है जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 5 साल का जब आप ये भरते हैं अपना इलेक्शन का शपथ पत्र, तो सब चीजों की अपने संपत्ति आदि का ब्यौरा दीजिए। तो 5 साल में कितना उनका पैसा उन्होंने बनाया है, क्या किया है, वो सारा चिट्ठा अखबार खोलता है। कई बार आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को इंटरव्यू करते हैं, उन वादों की याद दिलाते हैं कि आपने अब तक लेकिन क्या उससे किया। फर्क तो नहीं पड़ता ना सर, फर्क तो बदलाव तो नहीं आ रहा, सबको पता चल जाता है बदलाव तो ग्रोथ फिर इतनी हो गई, इतनी आप ग्रोथ हो जब गई है। एक उंगली सरकार की ओर, आम आदमी तो अपनी तरफ देख रहा है ना कि सब मैं इस दल के पक्ष में तो होना ही चाहिए ना। सरकार की ओर करते हैं, 3 उंगली अपनी ओर ही है। कोई ईश्वरीय सत्ता आकर के बदलाव नहीं करेगी। ये देश की आम जनता है जिसको राइट टू कॉल की बात हो रही है। आपको ये प्रेशर बनाना पड़ेगा कि इस तरह के नियम लागू हो। कल तक जिसका विरोध कर रहे हैं, आज वो पार्टी राष्ट्रभक्त हो गई। हम आराम से देख रहे हैं। यही सवाल ये है कि कल हम जैसे कर रहे थे, आज हम कर रहे हैं। भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, मैं तो सुविधाओं का उपयोग करूंगा। इस भावना से तो काम नहीं होगा। अल्टीमेटली कहीं हमें भी अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। कोई बाहरी ताकत आकर के आपको इन चीजों से मुक्त कर देगी। मैं अभी सिंगापुर गया था, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। 1956 में जो देश आजाद होता है, 63 या 56 में, जहां बेरोजगारी थी, आर्थिक गरीबी थी, इतना उसको प्रताड़ित किया गया, और इतने सालों में वो देश दुनिया का टॉप कंट्री हो गया। वो ठीक है, छोटा सा देश है, ज्यादा वहां एक बेंगलोर से भी छोटा शहर होगा वो, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है। बहुत तरह की चुनौतियां हैं, सदियों का इतिहास हमारे पास रहा है, लेकिन केवल इतिहास के बल पर तो हम प्रगति नहीं कर सकते। मैं नीतीश गोयल जी की बात से सहमत हूं कि हमने भारतीय विचारकों को नहीं पढ़ाया। हमने पूरी एक वेबिनार की कि क्या हम अपने पाठ्यक्रमों में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, मुझे लगता है ये सवाल मैं नीतीश जी से ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नीतीश जी, सवाल ये आता है, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने रूट से टूट गए, अपनी बातों से टूट गए, संस्कारों से टूट गए, तो वो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी तो बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। शायद साहब का एक शेर मुझे इस बात पे याद आ गया, फरमाते हैं कि हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भाई मगर किस खुदा की बात करें। वक्त बदलती है, सियासत बदलती है, तो लोग भी बदल जाते हैं। आज बीजेपी की सरकार है, उसका अपना खुदा है, कल मान किसी दूसरी दल की सरकार आ सकती है, उसका अपना खुदा हो सकता है, कल तीसरे का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ा खुदा किसे कहा जाना चाहिए? क्या लगता है किसके आधार पर संस्कृति को बचाने की बात की जानी चाहिए, किसके आधार पर राष्ट्र निर्माण की बात की जानी चाहिए? और भारत की बात करें तो ये वैसे पंथ निरपेक्ष देश है, जिसे हम धर्म निरपेक्ष देश कहते हैं, कि सबके अपनी अपनी मान्यताएं हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और उन मान्यताओं के आधार पर वो चल भी रहा है। जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं, देखिए ये नेशन स्टेट की बात है। नेशन स्टेट भारत की बात नहीं करता है, ये तो कुल मिला के 200-250 साल की बात करता है, बात होने वाली चीज है। वहां से जहां से निकली थी वहां भी ये परंपराएं टूट रही हैं। भारत की बात करनी पड़ेगी तो राज्य सत्ता की बात करनी पड़ेगी, सही बात है। लेकिन देखिए आज जो चुनावी चीजें, लहरें बेच जो सवाल, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यहाँ पर जब अरुण जी बोले, उसके बाद में रामलखन जी बोले, रामलखन जी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद में भी बात सारी की सारी वहीं पर आ रही है। बिकॉज हमारी बात ऐसे हमें समझ में आती ही नहीं है सामान्य तौर पे। अगर मैं कुछ बात कहूंगा कि आप, जैसे सर ने कहा, संजीव सर ने, कि ना भाई आप भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है उसको हमने क्यों नहीं पढ़ा, हमने शेक्सपियर को ही क्यों पढ़ा, हमने कालिदास को नहीं पढ़ेंगे। हम कालिदास को कहेंगे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हम कहेंगे महाबली भीमसेन इज द हरक्यूलिस ऑफ इंडिया। अब हरक्यूलिस जो है वो कब के हैं, महाबली भीमसेन कब के हैं, कालिदास कब के हैं, शेक्सपियर कब के हैं? आप बाणभट्ट की बात करेंगे या नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो बाणभट्ट के बारे में आपको कुछ पता है या नहीं पता है, तो लोग उसे सुनना नहीं चाहेंगे। तो क्या करना चाहेंगे कि हमें एक, अभी आप स्कूल्स में चले जाइए, आप मानसरोवर में, मालवीय नगर में, कहीं भी स्कूल्स में चले जाइए, आप पूछिए कि आपके स्कूल्स में बढ़िया क्या है, आपको क्या बताया जाएगा? कि यहाँ पर अच्छे एसी रूम्स हैं, यहाँ पर बढ़िया वैन्स हैं, जिनके शटर जो है ना बढ़िया कवर रहते हैं, यहाँ पर एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर सारी की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर। आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारा पढ़ाया कैसे जाता है, हमारी जो फैकल्टीज हैं उन फैकल्टीज को कितना दिया जा रहा है, उन फैकल्टीज का जो स्टेटस है, उनका जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, वो नॉलेज स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, वो बात नहीं हो रही है, बाकी सारी की सारी बातें हो रही है। तो आप घूम फिर करके लाना डिबेट को, कोई भी आदमी जो पैनल में होते हैं वो कांग्रेस बीजेपी पर चाहते हैं, लेकिन हम बात कहेंगे कि उसकी बात मत करो, लेकिन बात आपको वही करनी पड़ेगी। अभी अरुण सर ने गहलोत जी की बात की, अब आप देखिए पिछले 6, 7, 8 महीने के पोस्टर्स में
पहले कभी पोस्टर में मेरे को कांग्रेस के पोस्टर में कभी ऐसा पोस्टर नहीं दिखा था जहां पर है ना सोनिया गांधी नहीं हो या राहुल गांधी नहीं हो या फिर आप मनमोहन सिंह साहब नहीं हो या इंदिरा गांधी या नेहरू जी नहीं हो या महात्मा गांधी नहीं हो। लेकिन पिछले 6, 7, 8, 9 महीने के पोस्टर्स में पिंक बैकग्राउंड वाले पोस्टर में केवल गहलोत जी दिखाई देते हैं। क्यों? गहलोत जी को लग रहा है कि मोदी जी जिस तरीके से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेट्स डू माई ब्रांडिंग माई सेल्फ। तो चलिए साहब, आप ब्रांडिंग करने खातर खड़े हो जाते हैं। सचिन पायलट जी बाड़मेर में भाषण देते हैं, पहला मेरे को ऐसा पोडियम दिखाई दिया था जिस पोडियम पे लिखा हुआ था कि भारत माता की जय। अब भारत माता भगवे रंग में ऐसा पोडियम वहां पर दिखाई नहीं देता, तिरंगा दिखाई देता है। वहां पर वो क्यों दिखाई दे रहा है? आप मैसेज दे रहे हैं किसी ना किसी को, दिस इज पॉलिटिक्स। वहां पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ में क्या चल रहा है? अजीत पवार पहले उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद 3 साल बाद वापस चले जाते हैं। वहां पर सुप्रिया सुले कहती है कि भाई रतन टाटा 3 साल बड़े हैं या फिर है ना फारूक अब्दुल्ला जो है वो इतने बड़े हैं, तो मेरे पिताजी के साथ में क्या समस्या आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। राजनेता जो है वो जीतना चाहता है, जीतने के लिए जो अब तरीके अपनाएगा। वी हैव सीन इन द श्रीलंका देख चुके हैं हम लोग, बहुत सारे और देश देख चुके हैं जहां फ्री वाइब्स के कारण से क्या हो रहा है। आज भी देश की जनता दिल्ली में अगर देख रही है किसी तरीके से, 10 जुलाई को दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे राज्य में बाढ़ की स्थिति नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं है, और 12 जुलाई को आप कहते हैं कि बाढ़ आ रही है। आप मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट्स की बात भी करते हैं। आप जेब में रेनॉल्ड्स का पेन रखते हैं, लेकिन आप बंगला आपका पूरा का पूरा वैसा ही है। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है, और आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिशियन इज डूइंग पॉलिटिक्स। वो कर रहा है और किसका फायदा ले रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो भी एक पॉलिटिक्स है, कि उससे भी धर्म से मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है। देखिए जो फायदे दिए गए हैं वो अपनी जगह है। आज मैं अगर जब बेरोजगारी की बात होती है, आई एम बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, संजीव सर को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग छोड़ करके मैंने पत्रकारिता में आया, मैंने अच्छे खासे पैकेजेस छोड़े। आज जम्बू टॉक्स के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, मैं दूरदर्शन में भी काम करता हूँ, फ्रीलांस, आकाशवाणी में भी काम करता हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस पिछले 2.5 साल से इस चैनल पर है। और मैं इसी चैनल के माध्यम से, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से 700+ प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, 2 बड़ी कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। देश के टॉप मोस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो वहां पर जुड़ते हैं। तकरीबन 35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और इसी के बेस पर सामने लेकिन इस सारे प्रकरण में क्या देश को रोजगार मिला? क्या देश को शांति मिली? अगर नीतीश गोयल को डिजिटल क्रांति के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से रोजगार मिल सकता है, नहीं, वो अकेला नीतीश की तो फायदा हो रहा है ना, वो अकेला नीतीश गोयल का फायदा हो रहा है। लेकिन आज मान लीजिए मैं ऐसी बातें करता हूँ नैतिक फायदे को, निजी फायदे के लिए मैं सारे काम करता हूँ, और मैं कुछ भी बेचना शुरू कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे मेरा फायदा निकाला, मैं शराब बेचना शुरू कर देता हूँ, तो ये तो नैतिकता नहीं है ना, कहीं ना कहीं मानवता को आगे रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं, सत्ताएं जो कर रही हैं, उससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है? हम मुद्दों से मैंने वही बोला, अगर अब हम फायदे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर पहले भी हुए थे, अभी भी हुए, अभी हम देखेंगे। मैंने कहा कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं कमा खा रहा हूँ। यूट्यूब से नॉट कोई जॉब नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां से शुरू किया, उसके बाद में काम कर रहे हैं, और उसको लगता है कि उस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। अगर आज हम देखते हैं कि सिलेंडर की लाइन जो है महंगा है होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, लेकिन आज से एक समय पहले ये भी था कि आप सब जाते थे किसी जगह पर जाकर के, वहां से, मैं किसी का बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल वो मत समझिएगा, लेकिन सिलेंडर घर में आता है, एक दिन पे बुक कराते हैं, उसी दिन आता है। आज पैसा जो है आप ऑनलाइन जिस तरीके से दे रहे हैं, ये बात भी सही बात भी है। तो देखिए, फायदे बहुत हुए हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं है। अब आप अगर कोई गड़बड़ करेंगे, जब मैंने कहा था कि 1947 के बाद में अगर चीजें हुई हैं, अगर आप ये बात करते हैं कि पत्रकारों के साथ में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो साहब आज भी मेरे जैसा व्यक्ति अगर दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका उठाता है तो मैं फ्रंट पेज पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं सीधा संपादकीय पेज उलटता हूं। कितने लोग हैं, लेकिन आज भी देखा जा रहा है कि वहीं पर वही बड़े बड़े अखबार संपादकीय को भी आधा कर रहे हैं, उस पर एक आर्टिकल आ रहा है, संपादकीय भी आधा हुआ जा रहा है। तो आप जा किस दिशा में रहे हो? आप जब पढ़ाएंगे ही नहीं, लोगों को बताएंगे ही नहीं, अखबार भी अपना वैसा काम नहीं करेगा, पत्रकारें भी ऐसा काम नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया को काम करना पड़ेगा। और रही बात प्रश्न पूछने की, जितना प्रवक्ता नहीं बोलता किसी पार्टी का, उतना इस देश का युवा बोलता है, उससे ज्यादा बोलता है, उससे ज्यादा प्रश्न करता है, और लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। आप छूट नहीं सकते। अगर भाजपा कर्नाटक हारी, उत्तर मिलेगा, तो समझ आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हारी तो समझ आनी चाहिए। तो आप जब गड़बड़ करेंगे, जनता जवाब देगी, और आपने गड़बड़ करी तो उसका भी जवाब आपको पहले मिल चुका है, 2014 में मिला, 2019 में मिला। काम करिए ना सर। आप कांचीराम जी के, आप प्रोफेसर रामलखन मीणा जी हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी,
ये जो कांशीराम जी की बात करते हैं या फिर है ना सावित्रीबाई फुले जी की बात करें, सबसे बड़ा ये इन्होंने ही काम किया पूरा का पूरा। उसके बाद में बहुजन समाजवादी ने क्या भाजपा को सपोर्ट नहीं किया किसी तरीके से? क्या फारूक अब्दुल्ला और है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भाजपा में सपोर्ट नहीं हुआ? क्या मुफ्ती में नहीं हुआ? क्या कांग्रेस ने इन लोगों के साथ में सपोर्ट नहीं किया? जिस यूपी में आप कहते थे कि एक जो साइकिल पर दो लड़के बैठे हैं उसी को आप तोड़ देते हैं उसके बाद में, तो दिस इज तो पॉलिटिक्स ना। जिसके साथ में फायदा होगा, नीतीश कुमार को जब कांग्रेस के साथ में फायदा होता है तो कांग्रेस के साथ में चले जाते हैं, नीतीश कुमार को भाजपा के साथ में फायदा होता है तो भाजपा के साथ में चले जाते हैं। कुल बात मतलब ये रही कि मुद्दों की बात नहीं है, बात जीतने की, सत्ता हासिल करने की। दर्शकों, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि कोई भी सत्तासीन जो दल है उसका पहला मकसद सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना है, ना कि आपका या मेरा हित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद निधीश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही। लेकिन मुझे एक बात सबसे अच्छी जो आपकी लगी वो ये लगी कि जितने भी स्कूल्स हैं उनमें अगर आप जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो शिक्षा की बात नहीं कर रहे होते। सेम हालत आज राजनीति के अंदर भी है कि वो भी शिक्षा की जो मौलिक जो चीजें, जिनके जो चीज हमें चाहिए उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं कि मैं किस तरह से लोगों पे प्रभावी हो पाता हूं। तो कहीं ना कहीं गलत है, ये शिक्षा व्यवस्था से बदलना चाहिए और राजनीतिक दलों के अंदर भी बदलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निधीश जी आपका। अरुण जी, मैं आपकी तरफ रूबरू होना चाहूंगा। निधीश जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सी बात कही कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कांग्रेस भी अपने आप को जिताने के लिए बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। तो अगर बीजेपी गलत है तो उसे कॉपी करने की कहाँ जरूरत है? इवन की निधीश ने तो बाकायदा एड फॉर्मेट की बात करके भी कही कि गहलोत साहब भी उसी तरह से कैंपेनिंग डिजाइन कर रहे हैं जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो आपको क्या लगता है कि आपकी खुद की जो वैचारिकी है और जिसमें राम लखन मीणा जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के लोग गांधी को भूल चुके हैं और बीजेपी वाले गांधी को भुना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो वैचारिकी हम लोग कहें, जो मौलिक जो सिद्धांत कहें, वो वास्तव में ऐसे खत्म हो गए कि अब उन्हें दूसरों से इंस्पिरेशन लेके, इंस्पायर होकर अपनी बात को आगे करना है कि हमारा मुद्दा नहीं, सामने वाला जो मुद्दा पकड़ा है उसे को हम आगे लेके चले जाएंगे? तो फिर सामने वाला तो अपना मुद्दा लेके लड़ ही रहे हैं ना, उसे का सपोर्ट करें। नया दल क्यों बनाए? नई सत्ता की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखिए सुनील, जहां तक आप कह रहे हैं कि ब्रांडिंग वाली इशू आपने उठाया कि ये सरकार भी अब ब्रांडिंग कर रही है, कांग्रेस बीजेपी। अजम्पशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। सवाल निधीश जी ने उठाया था, ये मैं कोई अजम्पशन नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल है, सवाल निधीश जी का था कि ऐसा कर रहे हैं कांग्रेस वाले, मेरा सवाल नहीं है। जी हाँ, कर रहे हैं। आदमी कब तक नहीं सीखेगा? अगर पिछले कुछ टाइम से मंत्री ये है, देखिए एक जमाना था कोई प्रधानमंत्री कैसा भी रहा हो, हमने 14 देखे हैं इस देश में, पर इतनी ब्रांडिंग, इतना इवेंट मैनेजमेंट, क्रेडिट ड्यू हो या ना हो, लेना ही लेना है। मैं आपको 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कमाल की चीजें फैलाना कि विदेशों में मोदी जी का कमाल का सम्मान हो रहा है। अब ये ऐसी बात है कि आप भक्तों में फैला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जो भी जागरूक लोग हैं, खुली आंखों से देखते हैं, चीजों को समझते हैं, उनको पता है कि G20 का मेजबानी देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे G20 का आविष्कार इन्होंने किया हो, जबकि ये मीटिंग रोटेशन से मिलती है। हमें 19वें नंबर पे मिली है। हमसे पहले इंडोनेशिया था लास्ट ईयर, जिसकी आबादी 8 करोड़ है, हर एक का नंबर आता है, लेकिन हमने उसमें कमल भी, अपनी चालाकी से कमल भी घुसेड़ दिया है G20 में, और लगभग प्रचार ये किया जा रहा है, देखा हमारा कितना सम्मान है। अमेरिका में आप यात्राओं पे जाते हो, अब दुनिया भी समझ गई है कि इनको जरूरत है एक माइक की, सामने बैठे हुए 4-5 हजार लोगों की, फिर आप इनसे कुछ भी काम करवा सकते हो। जिस बराक ओबामा को आप कह रहे थे मेरा दोस्त है, इससे तू तड़ाक के मेरे रिलेशन हैं, अब उसको सचमुच तू तड़ाक पे उतर आए। उसने गरीब आदमी ने एक सवाल आपसे पूछ लिया तो 9 साल में सिर्फ 2 सवालों का जवाब प्रेस को दिया इन्होंने, वो भी अमेरिका में जाके। यहाँ तो कोई रिवाज ही नहीं है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 2 सवाल जो इनको पहले बता दिए गए थे कि ये सवाल हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। अच्छा सुंदर जवाब दिया।
डीएनए है, हमारे डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है और हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, ये प्रॉपर जवाब था। फिर आप अभी इंडिया वापस आए भी नहीं हो, आपके डिफेंस मिनिस्टर, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर मतलब उस पत्रकार के पीछे हाथ धो के पड़ गए। व्हाइट हाउस के अधिकारियों को बोलना पड़ा कि ये नहीं चलेगा, किसी पत्रकार को आप इसलिए हरेस नहीं कर सकते कि उसने सवाल पूछे हैं। तो दुनिया भर की लिस्टिंग आती है वर्ल्ड की, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, प्रेस फ्रीडम में हम कहाँ खड़े हैं, दयनीय हालत है हमारी। लेकिन प्रोपोगंडा ऐसा है कि विश्व में हमारी पताका लहरा रही है और सब हमसे सीख रहे हैं। मतलब ये दावे कि वैक्सीन हमने दुनिया को दी है। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर दूं क्योंकि मैं इस फील्ड में भी रहा हूं। 85% वैक्सीन जो इंडिया में लगी है, कोविशील्ड उसका नाम है, वो एक ब्रिटिश कंपनी का रिसर्च प्रोडक्ट है, रिसर्च मॉलिक्यूल है। उसने भारत की पूना की एक कंपनी को जॉब वर्क दिया है कि भाई ये फॉर्मूला है, आप इसको बना दीजिए, आपको तजुर्बा भी है। उसको ऐसे प्रचारित किया गया है कि ये स्वदेशी वैक्सीन है, हमने खड़े होकर बनाई। तो ये जो क्रेडिट नहीं है वो भी लेना और प्रचार के माध्यम से ही सिर्फ जीतना, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कहा ना हमने 14 प्रधानमंत्री देखे हैं, ऐसा एक भी नहीं देखा। आप और हम भी कभी कभी हरिद्वार गए हैं, डुबकी लगाते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। देश भर के पूरे कैमरे वाराणसी में 8 घंटे तक उनकी वो डुबकी दिखा रहे हैं। रोड शो दिखाना जरूरी है आपको, देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उस दिन आपको रोड शो दिखाना है दिन भर। ये सब पहले अभूतपूर्व है। ऐसे में अगर कोई सबक लेके ये भी सीख ले कि यार विज्ञापन तो अच्छी कला है। मध्य प्रदेश, आप रोज अखबार पढ़ते हैं, अखबार उठाइए आप, हम राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के ऐड होते हैं, पंजाब की सरकार के ऐड होते हैं, सब 2-2 पेज। अखबार के मुख्य पृष्ठ के दर्शन तो 2 पेज बाद होते हैं, शुरू के 2 पेज तो इन्हीं लोगों के हैं। तो देखिए वो कुप्रभाव कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, वो असर तो पड़ा है। पहले रिवाज ही नहीं था, सरकार का काम है काम करना, इसमें किस पे एहसान कर रहे हो आप। अब वो बात नहीं रही है, काम करो मत करो, हल्ला पूरा करना है और किंग साइज हल्ला करना है, तो वो चल रहा है। उस सारे प्रोसेस में नागरिक बहुत दुखी है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसकी ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा रहा है लगातार मीडिया से, सोशल मीडिया से। बहुत कम सुनील जी आप जैसे लोग हैं जो कुछ फ्रेश एयर की तरह कुछ काम करना चाहते हैं, मुद्दों की बात करना चाहते हैं, बात की गहराई तक जाना चाहते हैं, लिमिटेड ही सही व्यूअरशिप लेकिन सही बात पहुंचाना चाहते हैं। वरना आप तमाशा देखिए तो सही, हो क्या रहा है। लेकिन अरुण जी अब तो हमारे यहाँ भी एक नियम आ गया राजस्थान में, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनको सरकार पैसा देगी। यदि आपके इतने लाख फॉलोवर हैं तो इतना पैसा ले लीजिए, इतने लाख है तो 4 कैटेगरी बना दी है। अब मुझे लगता है कि ये सब चीजों का सरकारीकरण या संवैधानिकरण होने जा रहा है। अब आप बाध्य कर रहे हैं लोगों को, सुनील जी के चैनल के यदि इतने लाख हो गए, अब सुनील जी को बाध्य किया जा रहा है पैसे का लोभ दे करके, अब आप सरकार की प्रशंसा करें तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बंदरबांट शुरू हुई है, ये देश को कहाँ ले जाएगी पता नहीं। इस तरह से व्यक्तिगत रूप से पैसा दे करके तो जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसका भी मुझे लग रहा है पहले तो आपने अखबारों को खरीदा, आपने मतलब सत्ता ने विज्ञापनों का, जब आपने कहा 2-2 पेज के 4-4 पेज के विज्ञापन, अभी हमने भी देखे राजस्थान सरकार के 4-4 पेज के विज्ञापन। तो इसमें सरकार की बात नहीं है, पूरे सत्ता में जो लोग बैठे हैं सभी की ये बात है। तो ये जो स्थिति है, कहीं मुझे लगता है कि चिंता होती है कि किस तरह से जनहानि या जनता का जो पैसा है उसका उपयोग दुरुपयोग हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार का काम है कि वो ये सब करे, लेकिन अब जो होड़ लग गई है, प्रतिस्पर्धा हो गई है, उसमें मीडिया भी
बहता चला जा रहा है। इसलिए फिर बात वहीं आके टिकती है कि जब इस तरह के प्रभावी डिजिटल मीडिया, यदि मैं सहमत हूं नीतीश गोयल जी की बात से, यदि एक व्यक्ति कुछ कर सकता है तो क्यों नहीं हम इस तरह के रचनात्मक लोगों को इस दौड़ में लेकर के आए, ताकि वो आम जन की भावनाओं को कहीं टच कर पाए और ये लगे कि ये आदमी तो कम से कम बिका हुआ नहीं है। लेकिन जब वो सरकारी तंत्र में फंस जाएगा कि इतने लाख रुपए वहां से मिल रहे हैं, तो फिर उसके लिए भी, उसकी इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है कि आम आदमी की, वो फिर आपकी बात सुन के मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ गया है। फरमाते हैं कि लहू लुहा नजारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। समस्या ये आती है ना कि जब हम बात कर रहे होते हैं इस तरह की चीजों के लेके, हम दिख रहा है कि इस तरह से ये हो रहा है और सरकार का स्पष्ट मंशा, चाहे वो कोई भी हो, सत्तासीन जो सरकार, उनका मकसद यही है कि चीजें अब हमारे हिसाब से ढलें, हमारे लिहाज से ढलें। स्पष्ट नजर आ रहा है कि आज मान लीजिए मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर हैं तो मेरे को इतना रुपया दे दिया जाएगा। तो ऐसे के अंदर जो नैतिक जिम्मेदारी एक व्यक्ति की भी है, तो मैं ये सवाल आप ही से लेना चाहूंगा कि जो आम जो पत्रकार लोग हैं उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी कहें और एक आम आदमी जो अवेयरनेस है उसके लिए ऐसा क्या किया जाए। तो यहाँ तो इस बात में स्पष्ट हो रहा है कि भाई सत्तासीन जो दल हैं उनका मकसद तो भाई अपनी सत्ता को हासिल करना है। तो बच्चा जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जो देश में नैतिकता की बात करने की कोशिश करता है और चीजों की बात करने की कोशिश करता है, वो कैसे इन चीजों को बचाए रखे, कैसे लोगों तक सही जो सूचना पहुंचाए, क्योंकि आपको वहां से सरकार तो चलेगा नहीं, सरकार चलेगा तो सरकारी गुलामी करनी पड़ेगी। सही सूचना तो एक अनवरत प्रक्रिया है, क्योंकि पत्रकार के पास भी कोई ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। वो भी घटनाओं का विश्लेषण उसके पास जो उपलब्ध तथ्य हैं उनके आधार पर करता है। अब सवाल यह है कि वो तथ्यों का जो विश्लेषण कर रहा है वो किस आधार पर कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई दबाव है या उसकी कोई विशिष्ट विचारधारा है, उसके आधार पर वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब विचार विश्लेषण करते समय उसके मस्तिष्क में सामान्य पाठक रहेगा और तब वो उस चीजों का एक, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो न्यायाधीश हो गया है और वो जो कह देगा वो सही है, क्योंकि कई बार अभी मैंने देखा एक अखबार को फ्रंट पेज पे माफी मांगनी पड़ी कोर्ट के आदेश से कि उन्होंने ये खबर गलत प्रकाशित की थी। ऐसा तो सालों में देखने को मिलता है जब न्यायालय आदेश दे, आप जाके कहेंगे तो वो शायद नहीं मानेंगे। तो इसमें तो मुझे यही है कि जब पाठक और मतदाता अपना चिंतन मनन अध्ययन से शिक्षण प्रणाली उस तरह की हो, तब यदि जागरूक होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और सही खबर चाहते हैं तो हम ये सस्ते अखबारों की होड़ में क्यों पढ़ते हैं। आज अंग्रेजी का एक अखबार 12-15 रुपए का आ रहा है ना, उसकी वो तो उस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में नहीं है, लेकिन कितने लोग खरीद पाते हैं। तो हम कहते भी यही हैं कि वो मास का अखबार नहीं है, क्लास का अखबार है। जब आप फ्री में सब कुछ देखना चाहते हैं, फ्री में आपका चैनल देखना चाहते हैं, फ्री में सूचनाएं चाहते हैं, सब कुछ फ्री में चाहते हैं, तो सुनील जी मुझे संदेह है कि आप कहाँ से, क्योंकि खबरें लाने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, उस पत्रकार की भी अपनी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होगी, उसे वहां भी निर्वाह करना पड़ता है। इसके साथ बहुत सारे प्रश्न हैं। पत्रकारिता को उसने नौकरी के रूप में लिया है या एक व्रत के रूप में लिया है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं है मालिक का दबाव है, सरकार का दबाव है, उसकी जान की है। आपने देखा है कई पत्रकारों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, दुनिया भर के उदाहरण है। तो ऐसी स्थिति में वो कितने साहस और निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर पाएगा, क्योंकि पुस्तकीय आदर्श तो बहुत बढ़िया है कि बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन वो दृष्टि किस तरह की है, वो दृष्टि कैसे विकसित हो पाएगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये सशक्त साधना और तपस्या से ही मुझे लगता है कि संभव हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फिर से एक बार राम लखन जी की तरफ रूबरू होना चाहूँगा। राम लखन जी, मुझे लगता है आज एक कार्यक्रम का अंतिम सवाल के तौर पर ये सवाल लेना चाहूंगा। हम बात वही दलितों की जो बात कर रहे थे, दलित राजनीति की जो बात कर रहे थे। अब दलित राजनीति की जब हम बात करते हैं तो दलितों का विश्वास भी विभिन्न दलों में जा जाके खोसा गया। उन्हें भी समझ में आता है कि भैया कि ये सिर्फ वोट बैंक की बात है। हम बात करें बीएसपी की, जिस बीएसपी को आप ध्यान रखिए कि जब उनकी जब मुख्यमंत्री थी तो एक बड़ा बहुमत होता था। आज हम पीछे की जो सरकार आई तो उसके अंदर पता है कि उनका जो मत प्रतिशत वो कहाँ से सिमट कर चला गया। तो कहीं ना कहीं उस जो दलित समुदाय जिसे हम कह रहे हैं, या फिर आम आदमी की बात नहीं कर सकते हैं, उसको भी ये विश्वास रहता है या फिर उसका भी ये इस तरह का अनुभव हो रहा है कि उसे डसा जा रहा है, उसके साथ में, उसके विश्वास के साथ में गड़बड़ की जा रही है। तो मैं यहाँ पर जो सवाल पिछले था, शायद आवाज की वजह से हम लोग क्लियर नहीं हो पाए थे, मैं दोबारा इस सवाल को आपसे लेना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे आप सबसे ज्यादा निरीह कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भोला कह रहे हैं,
सबसे ज़्यादा अशिक्षित कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजलूम कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कह रहे हैं, और उसके नुमाया आप बन रहे हैं, उसके नुमाइंदे आप बन रहे हैं। और फिर होता है कि फाइनली आप भी वहीं जाके बैठ जाते हैं। और बात क्या कही जा रही है कि हमें तो सत्ता बनानी है, एक बार सत्ता में तो आए। तो भैया सत्ता ही बनानी है तो आप स्पष्ट बोलकर आइए ना। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपको शोषण को खत्म करेंगे, हम ये सारी चीजें खत्म करेंगे? बिल्कुल सही है सुनील जी। बात ये है कि बेसिकली जो बहुजन समाज राम लखन जी, आप अपने कैमरे को ऑफ कर लीजिए, है ना, तो उससे आपकी आवाज हम तक बहुजन आ समाज पाएगी। पार्टी है, वो मान्यवर काशीराम जी मान्यवर हाँ, अपने कैमरे को ऑफ कर लीजिए। अपना काशीराम जी कैमरा है जब ना, तक थे तब तक बहुजन समाज पार्टी एक ट्रेड पे चल रही थी और उसका एक उद्देश्य था। कमरा मेरा ये राम चालू है यार। राम लखन जी आपकी बात सुन नहीं पाएंगे, पिछली बार वाली तरह समस्या हो जाए। आप अपने कैमरे को ऑफ कर लीजिए प्लीज, तो उससे क्या आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आती रहेगी। कैमरा है ना आपका, मोबाइल का कैमरा, उससे ऑफ कर लें। हाँ, अब बोलिए। हाँ, कर लिया जी, अब बोलिए। हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम जी ने बनाई, और मान्यवर काशीराम जी जब तक थे तब तक बहुजन समाज पार्टी सामाजिक लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही थी। देखिए, इस देश में लोकतंत्र के दो पहलू है, एक सामाजिक लोकतंत्र है, एक राजनीतिक लोकतंत्र है। मान्यवर काशीराम जी की प्रयास थे तब तक बहुजन समाज पार्टी वाकई में एक मिश्रित पार्टी के रूप में काम कर रही थी। अगर मैं आपको नारों के बीच में कहूं तो मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया, तिलिक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मायावती जी ने जैसे मान्यवर काशीराम जी की जो है महाभारत निर्माण हुआ। नहीं राम लखन जी, सवाल वही है कि फिर उसी मान्यवर काशीराम जी ने उन्हीं तिलक तराजू और तलवार जिनसे वो जूते मारने की बात कर रहे थे, उन्हीं के साथ गठबंधन करके वो सरकार बनाते हैं। तो वो नैतिकता कहाँ रह गई? कल आप उसे कह रहे हैं कि उन्हें जूते मारो चार, आज आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब वो सरकार बना रहे हैं। जी, आप उसको थोड़ा एनालिसिस करिए, उसको आपको तथ्यों को ठीक कीजिए। मान्यवर काशीराम जी ने जो सरकार बनाई वो मुलायम सिंह जी के साथ बनाई। मान्यवर काशीराम जी कभी भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के समर्थक नहीं थे, ना उन्होंने इसके तरफ बढ़े। इसीलिए उन्होंने जो नारा दिया, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जैसे मान्यवर काशीराम जी की मृत्यु हुई तो उस नारे को बदल दिया गया, ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये जो मायावती जी ने उसका जो ट्रैक चेंज किया, उसी का परिणाम है कि आज बहुजन समाज पार्टी जो एकदम टॉप पे थी वो एकदम नीचे के लेवल पे आ गई है। अब उसके बाद बात में करते हैं कि बहुजन जो समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो समाज है, उसकी आगे का भविष्य क्या है या ले जाने की कोशिश कर रही है। इसमें बहुजन समाज पार्टी से लोगों का जो है वो विश्वास उठ गया है। मायावती जी के जो पिछले, अगर आप सोशल मीडिया पर जारी जो वीडियोज है जिसमें वो बीजेपी को जिस तरह से लाभ पहुंचाने की स्थिति में अपनी रैली कर रही है, अपने कैंडिडेट्स बना, वो आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं ताकि वो जो किसी भी तरीके से जो है खुद हार जाए। और ये मैंने आपसे जो बात कही ये वहीं से शुरू होती है। उनके ऊपर जो करप्शन के जो चार्जेज हैं, मायावती था, और तुरंत उनकी जो बिल्डिंग्स का वो दे दिया कि वो इतने सारे फ्लैट उनके वो अनऑथराइज तरीके से उन्होंने लिए। तो ये जो ट्रैक से भटकने की जो काम किया है बहुजन, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अभी भी लेटेस्ट अभी जो है वो कातिलाना हमला हुआ, उनके ऊपर फायरिंग होती है, चारों तरफ से फायरिंग होती है। कई जो मुलजिम है, मुख्य जो आरोपी है, उनको बचा करके 4 लोगों को, ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि ये तो पेट्रोल पंप पे इन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को देखा और उन्होंने उसमें गोलियां चला दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में हर युवा है वो तमंचे और पिस्टल लेकर के सड़क पर घूम रहा है, जिसको जो दिखेगा, जो पसंद नहीं आएगा उसको मार दिया जाएगा। तो ये जो आप जो रामराज की बात करने के लिए लोगों को झांसा दे रहे थे,
ये रामराज नहीं है, ये रामराज नहीं है, ये बंदूक का राज है जो आप स्थापित कर रहे हो। और इससे जो है बहुजनों में जो चंद्रशेखर आजादी के ऊपर जो हमला हुआ उसमें बहुत बड़ा रोष है, और उसको 21 जुलाई को पूरे दिल्ली में एक महाआंदोलन के रूप में पूरे देश के दलित बहुजन समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग ये आकर के और उसका जवाब देंगे कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो मुख्य जो मुद्दा है, देखिए आप राजस्थान में बात करें, इंदर मेघवाल का एक केस हुआ, बच्चे को मटकी में पानी पीने से मार दिया गया। क्या बीजेपी का एक भी नेता कोई बोला उसके ऊपर? क्या कांग्रेस का एक भी नेता जाकर के उसको जाके परिवार को संभाला? जितेंद्र मेघवाल है, ओम प्रकाश रेखर है, कार्तिक भील है। कार्तिक भील भी आज भी कांग्रेस की सरकार को समर्थित जो लीडर है, उनके द्वारा कब्जा किए हुए जमीनों पे, उनसे प्रताड़ित किए परिवार को आज भी 6 महीने से सिरोही में कलेक्ट्रेट पे धरना देकर के बैठा हुआ है। कांग्रेस पूछ रही है, बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दलित आदिवासियों के वोट को लेना चाहती है, और उनका उनके सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उनको वोट बैंक के तौर पर एक दिन यूज करना चाहती है। जो बानावची ने और निदेश जी ने जो बात कही, उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए ये जो इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में जो मैंने आपसे बात कही पिछली बार कि ये भ्रष्टाचार है, उसका सरकारीकरण हो गया। जो आप सरकारी योजनाओं में जो पैसा दे रहे हो वो आप हम जैसे टैक्स पेयर का पैसा है, वो सारे टैक्स पेयर का पैसा आप जो है रेवड़ियों में बांट रहे हो। अरे आप अच्छी योजनाएं लाओ, अच्छे स्कूल खोलो, अच्छे, आप बताइए कितने सारे स्कूल हैं। आप देखिए विद्या संबल योजना है, विद्या संबल योजना में आपको पता है कितना पैसा मिलता है? 12,000 रुपए में टीचर रख रहे हैं। एक टीचर 40,000 मिनिमम में रखा जाना चाहिए, उसको आप 10,000 में रख रहे हैं। एक कॉलेज में आप देखिए कॉलेजों की स्थिति क्या करती है। कॉलेज तो आप खोलते जा रहे हैं, विद्या संबल में आपको पता है 700 रुपए पर घंटे के हिसाब से देते हैं। जिस व्यक्ति को 70,000 रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसको आप 2 घंटे में जो आप उसका जो 700 रुपए का क्लास दे करके उसको आप उसके टैलेंट को फिल कर रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी जो बातें हैं, ये इनके जो सपने दिखाने का बात अलग है, धरातल पे काम करने की बात अलग है। धरातल पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए ना कांग्रेस काम करना चाहती है, ना काम कर रही है। बीजेपी का तो दूर तक कुछ सरोकार नहीं है। वो तो एक जाति विशेष के लिए काम कर रही है, जिसको आरएसएस लीड कर रहा है, और वो कुछ सेलेक्टेड उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। जब हम मीडिया की जो बात कर रहे हैं, मीडिया की जो शाश्वतता और पवित्रता की हम बात कर रहे हैं, मीडिया है कहाँ? मानव जी जैसे लोग इस देश में कितने बचे हैं जो इस देश का मीडिया है? उस देश का मीडिया आप जानते हैं, मानव जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप सब लोगों की वो देख रहे हैं कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसको उतना पैसा दे दो, उसकी जबान बंद कर दो। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा से जो ईमानदार जो पत्रकार ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं, ईमानदार होना बात अलग है और ईमानदारी से फर्ज निभाना दूसरी बात। दोनों का कॉम्बिनेशन जब जो है लोकतंत्र खतरे में, वो चाहे राहुल गांधी देश में कह दे, चाहे विदेश में जाकर के कह दे, और चाहे वो कहीं पे भी कह दे, और मोदी जी उसको चाहे सुना अनसुना कर दे, और इसकी जो वास्तविकता यही है, इस देश में लोकतंत्र खतरे में। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं जी, आप डेटा अपना चेक कर लीजिएगा। पिछले 5 सालों में गुजरात से वो लोग कौन है, वो लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं? आपने जो पेगासस की बात की, आपने जो अडानी के शेयरों के में जो बाहर से पैसा आने की बात की, ये सारे के सारे प्रकरण क्या है? ये लोग बाहर से जाकर के वही उस पैसे को यही से पैसा इनको यही से कमाना, दंगे भी इनको यही करवाने हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इस देश में अशांति फैली रहे और लोगों का जो ध्यान है वो मुख्य मुद्दों से जो है भटकता रहे। मुख्य मुद्दे पे कोई आना नहीं चाहता है। मुख्य मुद्दे आए इस देश में बेरोजगारी है, मुख्य मुद्दे आए इसमें महिलाओं की सुरक्षा है, मुख्य मुद्दा है इसमें दलितों की सुरक्षा है, मुख्य मुद्दा है इसमें दलितों का विकास कैसे हो, मुख्य मुद्दा है इसमें जो 85% जो बहुजन है, दलित, आदिवासी, पिछड़े अल्पसंख्यक, उनका विकास कैसे हो। ये सारी चीजों को वोट करना चाहते हैं, इसको पर्दे के पीछे हटाना चाहते हैं, इसलिए ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को लड़ाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 5 साल का जो काम है, 5 साल के काम को आप 365 से 5 को गुना कर दीजिए, उसमें जो है पूरे 5 साल तक ये धर्म की राजनीति करते हैं, और एक दिन जो है ये जो पहले चुनावों में अपना खुद का पैसा
रातों में जाकर के बांटते थे, उसमें इन्होंने नया एक तरीका लिया है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गहलोत जी हो, चाहे वो दूसरी सरकारें हो, इन्होंने जो है वो क्या कर दिया है, हम लाभार्थी दे रहे हैं। लाभार्थी कौन है भाई? आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? जब खाने को रोटी नहीं रहेगी तो विश्वगुरु बनेगा, पढ़ने को शिक्षा के लिए स्कूल नहीं रहेंगे तो विश्वगुरु बनेगा, पीने को पानी नहीं रहेगा तो विश्वगुरु बनेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बात बताऊं सुनील जी, आप अखबार उठा करके देखिए, आपके जयपुर के नजदीक दौसा है, दौसा में जो है दलित आदिवासी महिलाओं के गर्भाशयों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, पर कोई बोल रहा है? बीजेपी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। कौन लोग? वो जो सरकार ने जो नीतियां बना दी हॉस्पिटलों को प्रमोट करने के लिए, वो उल्टे सीधे ऑपरेशन के नाम पे, वो अगर मान लीजिए किसी के सर दर्द है तो गर्भाशय निकाल दे। सबसे ज्यादा गर्भाशय निकालने का अवैधानिक तरीके से, बिना किसी की परमिशन से तो काम हो रहा है, तो जयपुर के नाक के नीचे दौसा में हो रहा है, पूरे राजस्थान में ऐसे देश चलेगा? आप बताइए कौन किस पे विश्वास करेगा? विश्वास तो इन्होंने बेच खाया, इनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप बताइए, अभी जी का बेटा है, वो उसका राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इनको क्या काम है? इन्होंने तो अपने बेटों के लिए करोड़ों की इमारतें खड़ी कर दी है, इनको गरीबों से इनका काम है तो उनको किसी भी तरीके से लड़ा करके उनको आपस में जो एक दूसरे के सामने खड़े करते रहे। आपको मैं उदाहरण बताऊं, उदयपुर में कन्हैया की जो डेथ हुई, मर्डर हुआ, वो मुस्लिम ने किया, तो उसको आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए, सरकारी नौकरी दे दी। पाली में जितेंद्र मेघवाल का मूंछ रखने पे मर्डर हुआ, आपको उसने क्या दे दिया? क्योंकि उसको मारने वाला मुस्लिम नहीं था। चलो कोई बात नहीं है, वो मुस्लिम नहीं था मारने वाला, तो जुबेर और नासिर के साथ क्या हुआ? हरियाणा में ले जाकर के गोरक्षा के नाम पे मार दिया। तो अशोक गहलोत जी, आपका ईमान मर गया क्या? आप कहने के गांधीवादी है क्या? आप उन परिवार से जाकर के मिले क्या? आपने उनको सहयोग किया क्या? ये सुनील जी कुछ नहीं करना चाहते, ये मुर्गों की लड़ाई का लोकतंत्र इन्होंने बना दिया है। एक दूसरा मुर्गा टीवी चैनल्स पे लाते हैं, वो मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि यही लोकतंत्र है, और वास्तव में यही लोकतंत्र का चेहरा इन्होंने बना के छोड़ दिया है। ये भानाव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई आप देखिए, आप पूरा का पूरा पत्रकारिता को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए। आप मीडिया के स्टूडेंट है, मैं भी मीडिया के स्टूडेंट हूँ, मीडिया में मैंने डिलीट किया है, 20 किताबें लिखी है। आप बताइए, वो जो किताबें लिख रहे हैं, वो क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं, वो मीडिया क्या प्रैक्टिकली फील्ड में है? ये तो नहीं दिखता है। जब जाकर के वहां जाकर के वही करता है जो सब लोग कर रहे हैं। तो ये जो है, ये नीतियों के द्वारा लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने की एक साजिश चल रही है, और इस साजिश को जो भी करना पड़े, मैंने आपको भी बताया कि चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, चलिए आप बताइए, महिला पहलवानों के ऊपर किसी पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? उनके कुछ एक नेता जाकर के वहां जाकर के बता, तो उनके ऊपर अगर चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है, और उस पर कोई बोलता नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये लोकतंत्र को और चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद राम लखन जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, और समय की सीमाओं को देखते हुए आज मुझे इस कार्यक्रम को समापन की आज्ञा चाहिए होगी आप लोगों से। आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण सी जो बातें कही, उनका सबका मुझे लगता है जो दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक छोटी सी बात कहूँ सुनील जी, एक छोटी सी बात कहूँ कि शुरुआत जो है ना, वो खुद से करनी पड़ती। हमारी समस्या ये हो गई है, अभी जैसे अरुण जी ने या सब लोगों ने कहा, सब लोग अपना अपना बात कहते हैं, लेकिन बराक ओबामा साहब आपके फायदे की बात कर रहे हैं तो उनके नाम के पीछे उन्होंने गरीब लगा दिया। मतलब बेचारा गरीब ओबामा, वो बराक ओबामा जो वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, वो बेचारे भी हो गए, वो गरीब भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपके फायदे की बात कहती है। अभी इसलिए मैंने कहता हूँ कि शुरुआत ना खुद से करनी पड़ेगी। आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो 3 IAS एक ही रिजर्व कैटेगरी के हो रहे हैं, लेकिन आप रिजर्वेशन छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। आप कभी ये कहेंगे कि भाई बेचारा गहलोत साहब क्या करें, मोदी जी कर रहे हैं तो कब तक वो है ना, क्या करेंगे, ऐसा परेशान कब तक होते रहेंगे? तो आपको डिफेंड करना है, आपको कभी मोदी जी को डिफेंड करना है जो बीजेपी का प्रवक्ता है, आपको कभी गहलोत साहब को डिफेंड करना है। अगर राम लखन जी आए तो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है
उनके उनसे संबंधित है, तो वो बार बार अपनी 5 मिनट की टॉक में 5 बार उनका नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डिफेंड करना है। आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज में। मैंने अपने चैनल पे कांग्रेस के 100 पाप ऐसी सीरीज भी चलाई, तो नरेंद्र मोदी की राजनीति कितनी सही कितनी गलत वो भी चलाई। आपको दोनों बात करनी पड़ेगी ना। आप क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहते हैं, आप हर बार केवल डिफेंड करना चाहते हैं जो आपका व्यक्ति है, तो नहीं चलेगा। खुद से शुरुआत करेंगे तो काम अच्छा होगा। मुझे ध्यान है भानावत सर, जब मैं वहां पर यूनिवर्सिटी में था ऑन द टाइम, मुझे ये नहीं पता कि कौन वो व्यक्ति थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि राजस्थान के लोगों के बारे में बड़ी धारणा है कि भाई पीने को पानी नहीं है, जैसा रामलखन जी ने भी बोला। लेकिन उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो नहा के नहीं आए हैं? हमारे पास पीने को भी पानी है, हम घर से नहा धो के भी आए हैं। तो राजस्थानी होने का मतलब ये मत समझिए कि रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और आपने पानी पिया ही नहीं है या आप नहाए ही नहीं है। अपने आप पर गर्व करना सीखना पड़ेगा। अब गर्व नहीं करेंगे, इतिहास पर गर्व नहीं करेंगे, पराक्रम लेके नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही फिर चीजें होती रहेंगी जिससे फायदा नहीं। ठीक है, थैंक यू चलिए चलिए, थैंक यू सुनील जी। बहुत बहुत सर, धन्यवाद आप लोगों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने महत्वपूर्ण जो विचार इस मंच में साझा किए। दर्शकों, जो सारी चर्चा का जो निष्कर्ष निकले वो यही आता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे विवेक को, हमारी सोच को और हमारी आशाओं को जिंदा रखना होगा। हमें सोचना होगा हमें जीवन से चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए। हमें भोजन चाहिए, हमें भविष्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए। और जो भी आप सोचते हैं, क्या उस पर आपके पास जो राजनीतिज्ञ आते हैं, जो नेता आते हैं, जो बातों को लेकर आते हैं, उस पर खरे उतरते हैं या नहीं होता है। निरीक्षण ने बड़ी बात कही कि हमें सवाल करने होंगे। सवाल करना तो हमें सीखना ही पड़ेगा। सवाल करना हम छोड़ देंगे तो समस्याएं रहेंगी। जवाब मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपको अपना दायित्व नहीं छोड़ना। आप सवाल करते रहिए, आज नहीं तो कल सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो खुर्शीद अकबर का एक शेर भी है कि चेहरे हैं कि 100 रंग में होते हैं नुमाया, आईने मगर कोई सियासत नहीं करते। तो बात यह है कि अलग अलग राजनीतिक दल आएंगे, लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें अपनी ढंग से कहेंगे। बात यह है कि आप आईना बने उन्हें दिखाइए कि आप यहाँ सही थे और आप यहाँ गलत हैं। हम यहाँ आपके साथ थे, यहाँ आपके विरोध में। हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए, हमारा विरोध विचारधाराओं से होना चाहिए, उसके उद्देश्यों से होना चाहिए। क्योंकि जन कल्याण का उद्देश्य यदि सरकार में नहीं है तो वो सरकार भी सही नहीं है। आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। इस मंच पे आके इसे जो गौरव दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः इस मंच पर जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।